हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किसके लिए होती है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए होती है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं पहले उसको देखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे जाएंगे कि दो इवेंट्स हैं उनको इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? ठीक है, तो उसको स्टडी करते हैं पहले। टू इवेंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सेड टू बी independent if occurrence of one does not affect the occurrence of other. If occurrence of one does not affect the occurrence of other. The occurrence of other मीनिंग जब एक इवेंट हो रहा है तो उसकी अकरेंस की वजह से दूसरे इवेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, एक इवेंट हो रहा है उसकी वजह से दूसरे इवेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उन इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने दो बैग ले लिए, दोनों बैग से फॉर एग्जांपल दो बैग है हमारे पास। फर्स्ट बैग के अंदर 4 वाइट बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं। सेकंड बैग के अंदर 3 वाइट बॉल्स हैं, 7 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, आपसे बोले कि ए इवेंट जो है वो फर्स्ट बैग से 2 वाइट बॉल ड्रॉ करने का है। बी जो इवेंट है वो क्या है? या फिर एक्स इवेंट मान लो, एक्स इवेंट क्या है? 2 वाइट बॉल आप फर्स्ट बैग से ड्रॉ कर रहे हो। बी इवेंट ले लेते हैं कि 2 वाइट बॉल सेकंड बैग से ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट इवेंट के अकरेंस से सेकंड इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलर वे से सेकंड इवेंट के अकरेंस से फर्स्ट इवेंट पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, एक्स आपने क्या लिया? एक्स बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 2 white balls from bag 1। ठीक है, and y be the event of drawing 2 white balls from bag 2। ठीक है, अब x इवेंट तो क्या है कि बैग 1 से 2 वाइट बॉल ड्रॉ कर रहे हो, उसकी वजह से y पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। y इवेंट क्या है? वो तो सेकंड बैग से हमने 2 बॉल ड्रॉ करनी है। x की वजह से y पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, y इवेंट की वजह से x पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ओके, ये था आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये क्या बोलती है? स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, सिर्फ दो के लिए लिखेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, ये थ्योरम क्या बोलती है? इफ स्टेटमेंट है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू इवेंट्स with positive probabilities with positive probability
then capital A and capital B are independent if and only if probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। ये आपके पास दो इवेंट्स के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। ऐसे ही तीन इवेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं जब हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, यदि इवेंट्स कैसे हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसका प्रूफ वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है, कुछ ज्यादा आपका हार्ड प्रूफ नहीं है इसका, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। और ऐसे ही इस थ्योरम को n इवेंट्स पे भी जनरलाइज किया जा सकता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आर्बिट्ररी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं कि फर्स्टली लेट capital A and capital B are two independent events। कैपिटल A और कैपिटल B क्या ले लिए, दो इंडिपेंडेंट इवेंट ले लिए। ठीक है, अब हमने शो क्या करना है, यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूफ। क्या प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, A बाई B करते थे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B इवेंट इज ऑलरेडी कर्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B के इक्वल होती थी। ओके, अब दैट एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, अब A और B इवेंट्स कैसे इवेंट्स गिवन आपको, A और B कैसे हैं, दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। मीनिंग A की अक्रेंस B पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही, B की अक्रेंस A पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही। ठीक है, A की अक्रेंस B पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही और B की अक्रेंस B पे A पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही। ठीक है, तो A की अक्रेंस दूसरे इवेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, therefore probability of A given B, ये क्या है आपके पास, probability of event A when B is already occurred, इवेंट B ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, उस केस में probability of A। अब हम क्या बोल रहे हैं, A और B कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। मीनिंग B अक्कर हो गया, उसका A के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो वो किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इक्वल है। इसका मीनिंग क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन इवेंट B अक्कर्ड ऑलरेडी। ठीक है, B इवेंट अक्कर हो चुका है। ठीक है, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो B की अक्रेंस तो A की अक्रेंस पे कोई इफेक्ट डाल ही नहीं रही, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इक्वल हो जाएगी। दैट एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ जाएगा आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ गया आपके पास। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं कन्वर्सली। सेकंड कन्वर्स पार्ट, कन्वर्सली क्या करेंगे, लेट
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है। प्रूव क्या करना है यहाँ पे कन्वर्स में? टू प्रूव क्या होगा हमारे पास कि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे देखो अगेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके इक्वल था? ये किसके इक्वल था आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके इक्वल होता है। और हमारे पास गिवन क्या है? गिवन कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है उसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कैंसिल आउट। तो ये क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, मीनिंग जब आपका ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड, बी इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। उस केस में आपके पास क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। अब बी इवेंट अकर हो चुका है, उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रही है वो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल है। मीनिंग बी की अकरेंस ए पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही। ठीक है, दैट एम्प्लाइज occurrence of event B does not affect the occurrence of event A. Occurrence of event B does not affect the occurrence of event A. ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, मीनिंग इवेंट ए ऑलरेडी अकर हो चुका है, उसके बाद हम बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो ये किसके इक्वल थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो ऊपर हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज क्या हो गया हमारे पास? अब देखो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है जब ए इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, उसके बाद बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। और यहाँ पे सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, दोनों सेम आ रही है, मीनिंग ए इवेंट की अकरेंस बी इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही। ठीक है, दैट इज अकरेंस ऑफ इवेंट ए डज नॉट अफेक्ट the occurrence of event B. अब देखो B की अकरेंस A की अकरेंस को इफेक्ट नहीं करती और A की अकरेंस B की अकरेंस को इफेक्ट नहीं करती, तो दैट एम्प्लाइज क्या आ गया? A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इस वे से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट
फिर ये तो हमने सिर्फ 2 इवेंट्स के लिए की है, इन जनरल n इवेंट्स के लिए भी थ्योरम होल्ड करती है। ठीक है, तो n इवेंट्स के लिए क्या हो जाएगी, लेट कैपिटल A1 कोमा कैपिटल A2 एंड सो ऑन कैपिटल AN बी n इवेंट्स, ये आपके पास n इवेंट्स है। ठीक है, कैपिटल A1 कोमा कैपिटल A2 कोमा सो ऑन अप टू कैपिटल AN बी n इवेंट्स। ठीक है, देन A1 comma A2 comma and so on AN are independent events. Independent events if and only if probability of A1 intersection A2 intersection so on AN A1 A2 एंड सो ऑन AN की इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 के इक्वल आ जाएगी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, सबकी प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगी, सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ AN, इन सबके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगी। ये है आपके पास n इवेंट के लिए जनरलाइज्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको प्रूफ नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, रहने दो। नेक्स्ट आता है सिंपल रिजल्ट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी इवेंट क्या होती है, 0, ये तो सबको पता है। ठीक है, ये रिजल्ट है सिंपल। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, आपको पता है वो भी। एनी इवेंट कैपिटल A एंड फाई, एक इवेंट क्या ले लें, कैपिटल A ले लें और एक ले लें फाई, आर इंडिपेंडेंट। ये कैसे इवेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, A एंड S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सैंपल स्पेस, आर डिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये डिपेंडेंट हो जाएंगे, ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लेट, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B बी टू independent events, capital A and capital B be two independent events with probability of A greater than 0 and probability of B greater than 0। A की probability और B की probability दोनों की क्या है, greater than 0 है। Then इस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट इक्वल टू 0 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। दैट इज इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A ग्रेटर देन 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B ग्रेटर देन 0 है, दैट एम्प्लाइज A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है, ये रिजल्ट बड़ा अच्छा रिजल्ट है कि दो इवेंट है A और B, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या है कि उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। और A और B दोनों की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, मीनिंग A और B कैसे हैं, नॉन एम्प्टी इवेंट्स है। A और B नॉन एम्प्टी इवेंट्स है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि A और B होंगे वो नॉट इंडिपेंडेंट होंगे। A और B नॉट इंडिपेंडेंट होंगे, वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं हो सकते। ठीक है, एक ये रिजल्ट आपने अच्छे से याद रखना है। ओके, उसके बाद चलते हैं फिर हम क्वेश्चंस पे।
उसके बाद और कोई रिजल्ट इस एक्सरसाइज से आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है हमारे पास, ए बैग कंटेन्स 5 white, 7 red and 4 black balls and 4 black balls. If four balls are drawn one by one with replacement, what is the probability that none is white? None is white. प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई भी वो बॉल वाइट नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। ए बैग कंटेन्स 5 वाइट 7 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देख लेते हैं पहले कितनी है। 5 + 7 + 4 दैट इज 16। टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है? 16। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज वाइट, कि कोई भी बॉल वाइट नहीं होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है हमारे पास, पहले तो ये देख लो। वाइट बॉल्स हमारे पास 5 एंड टोटल नंबर ऑफ नॉन वाइट बॉल्स, नॉन वाइट मीनिंग जो वाइट नहीं है, वो कितनी है? 7 रेड और 4 11। 7 + 4 11 बॉल्स हैं जो कि वाइट नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन में देखो, इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट, कि रिप्लेसमेंट के साथ आपने बॉल्स को ड्रॉ किया, बैग से एक बॉल निकाली और वो बॉल कैसी आई? नॉन वाइट आई। ठीक है, मान लो ब्लैक बॉल निकाल दी, एक ब्लैक बॉल निकाल ली, तो आपने उसके बाद क्या किया? एक ब्लैक बॉल बॉल बॉक्स के अंदर वापस डाल दी, फिर उसके बाद आपने सेकंड बॉल ड्रॉ किए, फिर उसके बाद आपने सेकंड बॉल ड्रॉ किए। ठीक है, तो आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे कि पहले आपने एक बॉल निकाली, जिस कलर की आपने बॉल निकाली उसी कलर की एक बॉल वापस बैग में डाल दिया, दैट इज रिप्लेसमेंट कर दी। विद रिप्लेसमेंट, उस बॉल को रिप्लेस कर दिया जो बॉल बाहर निकाली थी। ठीक है, उसी कलर की एक सेम बॉल बैग के अंदर डाल दी, फिर आपने सेकंड बॉल बाहर निकाली। इस वे से कर रहे हो। अब देखो, एक बॉल बाहर निकाली, ठीक है, बैग के अंदर एक बॉल कम हुई, लेकिन सेम कलर की आपने एक बॉल बैग के अंदर वापस डाल दी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल सेम रही। जिस कलर की जितनी बॉल थी उतनी बॉल ही सेम रही। अब उसके बाद जब आप सेकंड बॉल ड्रॉ करोगे तो वो क्या पहले वाले इवेंट पे, पहली वाली बॉल जो हमने ड्रॉ की थी उस पे डिपेंड करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी? बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि आप रिप्लेस कर चुके हो। यदि रिप्लेस नहीं की होती तो फिर तो डिपेंड करती, लेकिन रिप्लेसमेंट हो चुकी है तो फिर डिपेंड नहीं करेगी। तो इवेंट्स कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। इवेंट्स कैसे हो जाएंगे आपके पास? इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 4 balls as non-white, ठीक है।
4 balls are नॉन वाइट। ठीक है, चारों बॉल्स कैसी है, नॉन वाइट। तो फर्स्ट बॉल को ड्रॉ किया तो नॉन वाइट बॉल्स कितनी है, 11। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 11, टोटल नंबर ऑफ केसेस 16। टोटल नॉन वाइट बॉल्स 11 थी, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 16 थी, तो 11/16। सेकंड को ड्रॉ किया, फिर सेम केस रहे। थर्ड को ड्रॉ किया, उसके लिए भी सेम केस रहे। फोर्थ को ड्रॉ किया तो उसके लिए भी सेम केस रहे। तो आंसर क्या आ गया, 11/16 रेज टू पावर 4। ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है ये? जिसको कहीं पे भी डाउट आ रहा हो वहीं रेज योर हैंड पे क्लिक कर लेना, ठीक है, जहां कहीं भी डाउट आ रहा हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर, एक मैंने बोला था कि ये एग्जांपल छोड़ देना, नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है। वो आपके पास थर्ड एक्सरसाइज के अंदर में भी लास्ट एग्जांपल था। ये था आपके पास थर्ड एक्सरसाइज 1C के अंदर लास्ट एग्जांपल था, एग्जांपल 8, PO 2015 में आया भी हुआ है, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब वो क्वेश्चन कर सकते हो इस लेक्चर के बाद, जो थर्ड एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल था 8। अब वो क्वेश्चन आप इस लेक्चर के बाद बड़े आराम से कर पाओगे। तो क्वेश्चन लिखो, ए बैग कंटेन्स 10 gold and 8 silver coins, full stop, two successive drawing of four coins. Four coins are made such that first point आपके पास coins are replaced before the second trial. Second है, the coins are not replaced before the second trial. The coins are not replaced before the second trial। ठीक है, ये दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तो इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को करते हैं पहले। अब देखो, ए बैग कंटेन्स 10 gold and 8 silver coins। तो टोटल नंबर ऑफ coins इन बैग कितने, टोटल नंबर ऑफ coins कितने हो गए, 10 + 8 दैट इज इक्वल टू 18। ओके, टू सक्सेसिव ड्रॉइंग्स ऑफ 4 coins आर मेड सच दैट, फर्स्ट पार्ट क्या है, coins आर रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड ट्रायल। मीनिंग आपने रिप्लेसमेंट कर दी कि हाँ, फर्स्ट ट्रायल में आपने फर्स्ट ड्राइंग के अंदर 4 कॉइन जो निकाले हैं, 4 कॉइन जो निकाले हैं, वो 4 कॉइन आपने सेम गोल्ड थे या सिल्वर थे वो वापस डाल दिए, रिप्लेस कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं लिखा हमने, इसके बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट रहती है, तो वो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ फाइंड क्या करना वो तो अभी तक लिखा ही नहीं हमने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसके बाद क्वेश्चन क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्राइंग will give 4 gold
4 gold and the second will give 4 gold and the second 4 silver coins. 4 silver coins. ठीक है, ओके। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने? 18। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं लेट कैपिटल ए इवेंट ले लेते हैं, बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग। स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉइंग विल गिव 4 गोल्ड। ठीक है, लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 4 गोल्ड कॉइंस। 4 गोल्ड कॉइंस। ठीक है, एंड कैपिटल बी बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 4 सिल्वर कॉइंस। ओके, ये 2 इवेंट ले लिए। ठीक है, अब 2 केस करने। फर्स्ट केस कर रहे हैं, इसके बाद कर लेते हैं फर्स्ट केस स्टार्ट, क्योंकि ये तो सेम रहेगा दोनों के अंदर। फर्स्ट केस, कॉइन्स आर रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड ट्रायल। कॉइन्स को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कॉइन्स को रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉइन्स को आप रिप्लेस कर चुके ऑलरेडी। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बिकॉज कॉइन्स आर रिप्लेस्ड। ठीक है, कॉइन्स रिप्लेस कर दिए तो इसलिए वो कैसे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, ए इवेंट में आपने 4 गोल्ड कॉइन निकाल लिए, आपने वो 4 गोल्ड कॉइन वापस डाल भी दिए, उसके बाद बी इवेंट अक्कर कर रहा है। ये 4 सिल्वर कॉइन आप दोबारा ड्रा कर रहे हो, तो वो तो ए इवेंट के अक्रेंस ने कोई भी इफेक्ट नहीं डाला। रिप्लेसमेंट कर दी तो ए इवेंट की अक्रेंस ने कोई भी इफेक्ट नहीं डाला बी इवेंट के ऊपर। लेकिन यदि रिप्लेस नहीं करेंगे तो उस बैग के अंदर अब 14 कॉइन बच गए, 18 नहीं रहे। वहां पे अक्रेंस इफेक्ट डाल रही है, वहां पे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, वहां पे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास? इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। दोनों इवेंट हो रहे हैं ना एक साथ, ए भी करना है और बी भी करना है। दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। लिख लेना शायद, बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, क्योंकि ए और बी कैसे थे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 4 गोल्ड कॉइंस। 4 गोल्ड कॉइंस आपने ड्रॉ करने हैं टोटल 18 कॉइंस में से। ठीक है, 18 कॉइंस थे, टोटल 18 थे, लेकिन गोल्ड कॉइन कितने थे? 10 गोल्ड। 10 गोल्ड में से 4 चूज कर रहे हो आप। ये आ गए आपके पास फेवरेबल केसेस। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल कॉइंस कितने हैं? 18। 18 में से 4 चूज करने हैं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आपके पास? बी इवेंट क्या है? इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 4 सिल्वर कॉइंस। टोटल सिल्वर कॉइंस कितने थे? 8 सिल्वर कॉइन थे, उनमें से 4 चूज करने हैं। 8 में से 4 चूज कर रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल कॉइंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कॉइंस है आपके पास 18। 18 में से 4 चूज कर रहे हो, टोटल 18 रहेगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट आपने कर दी। क्योंकि रिप्लेसमेंट आप कर चुके हो, जो 4 कॉइन निकाले थे ए इवेंट में, बी इवेंट से पहले उनको वापस डाल चुके हो। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड कर लोगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कॉम्बिनेशन है, सोल्व करना है, वो आप इजीली कर सकते हो। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? द कॉइंस आर नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड ट्रायल। सेकंड ट्रायल से पहले कॉइंस को रिप्लेस नहीं किया गया। मीनिंग सेकंड ट्रायल जब हुआ तो सेकंड ट्रायल के अंदर हमारे पास 14 कॉइन ही बच गए। उन 14 में से 6 हमारे पास गोल्ड बच गए। मैं लिख लेता हूं आगे, देखो। स्टार्टिंग में ये बैग था हमारे पास, बैग के अंदर 10 गोल्ड कॉइन्स थे और आपके पास 8 सिल्वर कॉइन्स थे।
फिर आपने की फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्रॉ किया आपने, तो उसके बाद क्या बच गया आपके पास, 4 गोल्ड कॉइन आपने निकाल लिए, तो 6 गोल्ड बच गए और 8 सिल्वर बच गए। ठीक है। अब जब सेकंड ड्रॉ कर रहे हो, सेकंड ड्रॉ, अब रिप्लेसमेंट आप कर नहीं रहे, सेकंड ड्रॉ जो कर रहे हो वो टोटल कितने कॉइन्स में से कर रहे हो, 14 में से कर रहे हो। कितने में से कर रहे हो, 14 में से कर रहे हो। ठीक है। ओके। तो अब देखो, अब यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा सेकंड केस में, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या निकालना हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों इवेंट्स को occur होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, मीनिंग ए ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, ए कौन सा था, फर्स्ट ड्रॉ में 4 हम गोल्ड कॉइन निकाल रहे थे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये यहां से आया फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है जो, इससे ये फार्मूला आया है। ठीक है। ये आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये आगे चल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमें पता है, ए इवेंट कौन सा था, फर्स्ट ड्रॉ में जो 4 गोल्ड कॉइन निकाल रहे हैं, 4 गोल्ड कॉइन कितने गोल्ड कॉइन से चूज कर रहे हैं, 10 गोल्ड कॉइन से चूज कर रहे हैं, मीनिंग 10c4 डिवाइडेड बाय टोटल कितने कॉइन्स थे, 18, 18 में से 4 चूज कर रहे हैं, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आ गई, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ए इवेंट ऑलरेडी होकर हो चुका है, मीनिंग अब बॉक्स के अंदर हमारे पास ये बॉल्स हैं, इनमें से आपने 4 सिल्वर बॉल्स चूज करनी है, क्योंकि बी इवेंट में क्या कर रहे थे, 4 सिल्वर बॉल्स को चूज कर रहे थे। तो सिल्वर बॉल्स कितनी है अब हमारे पास, 8, 8 में से 4 चूज करनी है, और टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी, टोटल बॉल्स कितनी है 14, उन टोटल 14 बॉल्स से 4 बॉल्स चूज करनी है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, वो आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस वे से ये क्वेश्चन आपने करना है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, और ये पीयू में आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीयू में भी आया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर, किसी को कोई भी डाउट हो, नहीं है, नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बैग कंटेन्स 5 white and 3 red balls, ठीक है, 3 white and 5 white and 3 red balls and 4 balls, 4 balls are successively drawn out and not replaced, and not replaced। ठीक है, क्या किया, बैग था, बैग के अंदर 5 व्हाइट बॉल थी, 3 रेड बॉल थी, और उनमें से 4 बॉल हमने सक्सेसफुली ड्रॉन आउट कर ली और उनको रिप्लेस नहीं किया, फुल स्टॉप। व्हाट इज द चांस दैट, व्हाट इज द चांस दैट, फर्स्ट पॉइंट इज white and red balls appear alternatively, and
सेकंड, रेड एंड व्हाइट बॉल अपीयर अल्टरनेटिवली। एक ये टाइप आती है आपके पास क्वेश्चंस की, ठीक है, ओके। क्लियर है? ये आपके पास क्वेश्चन है, इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे पहले आप, फिर इसको सोल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग कितनी है? 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं आपके पास 8, ठीक है। 4 बॉल्स आर सक्सेसफुली ड्रॉन आउट एंड नॉट रिप्लेस। 4 बॉल हम ड्रा कर रहे हैं सक्सेसफुली और किसी भी बॉल को रिप्लेस नहीं कर रहे, किसी भी बॉल को रिप्लेस नहीं कर रहे, ठीक है, ओके। तो 4 बॉल ड्रॉ करनी है हमने, किसी भी बॉल को रिप्लेस नहीं करना, ठीक है। व्हाट इज द चांस दैट व्हाइट एंड रेड बॉल्स अल्टरनेटिव अपीयर अल्टरनेटिवली। मतलब पहली बॉल जो फर्स्ट ड्रॉ होगा वो व्हाइट की हो, सेकंड ड्रॉ करोगे वो रेड हो, थर्ड फिर व्हाइट हो, फोर्थ फिर रेड हो। इस वे से व्हाइट एंड रेड बॉल्स अक्कर करनी चाहिए, अपीयर करनी चाहिए अल्टरनेटिवली। पहले व्हाइट फिर रेड फिर व्हाइट फिर रेड, ठीक है। तो अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी ध्यान से देखना, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट वे से एक्सप्लेन करते हैं, चलो। लेट लेट ए बी द इवेंट of choosing first choosing white ball, ठीक है, ओके। ए क्या है? इवेंट ऑफ चूजिंग व्हाइट बॉल है, ठीक है। बी क्या ले लेते हैं? बी द इवेंट ऑफ चूजिंग सेकंड बॉल। ये फर्स्ट बॉल कर लो, व्हाइट बॉल के प्लेस पे फर्स्ट बॉल कर लो, ठीक है। बी इवेंट ऑफ चूजिंग सेकंड बॉल, सी इवेंट ऑफ चूजिंग थर्ड बॉल, डी इवेंट ऑफ चूजिंग फोर्थ बॉल, ठीक है। अब देखो जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी। फर्स्ट बॉल को चूज कर रहे हो आप, चूजिंग फर्स्ट व्हाइट बॉल, क्योंकि फर्स्ट व्हाइट कैसी बॉल होनी चाहिए? फर्स्ट व्हाइट होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड कैसी होनी चाहिए? रेड। थर्ड फिर व्हाइट होनी चाहिए एंड फोर्थ रेड होनी चाहिए। इस वे से चल रहे हैं, व्हाइट रेड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फर्स्ट बॉल चूज कर रहे हो और वो कैसी है? व्हाइट बॉल। फर्स्ट बॉल चूज कर रहे हो और वो कैसी है? व्हाइट बॉल है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, व्हाइट बॉल्स टोटल कितनी थी? 5, 5 में से 1 चूज की, टोटल कितनी है? 8, 8 में से 1 चूज की। ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई, दैट इज 5/8। अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इवेंट ए ऑलरेडी अकर हो चुका है अब, ठीक है। टोटल बॉल्स अब आपके पास कितनी बची हैं? 7 बची हैं। व्हाइट कितनी बच गई? 4 बच गई। रेड कितनी बच गई? 3 बच गई, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो ये कितनी हो जाएगी? सेकंड बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास हो जाएगी टोटल। सेकंड बॉल कैसी चाहिए? रेड। रेड कितनी है अब आपके पास? 3 है, रेड बॉल 3 है और टोटल कितनी बची है? 7। 3 में से 1, 7 में से 1, तो डायरेक्ट यही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन बी, सी गिवन बी, बी इवेंट हो चुका है, सेकंड रेड बॉल आप चूज कर चुके हो और फर्स्ट इवेंट भी ऑलरेडी हो चुका है। एक टाइप से ये लगा लो कि फर्स्ट आप व्हाइट बॉल चूज कर चुके हो, तो 2 बॉल तो आप ऑलरेडी चूज कर चुके हो, मतलब 6 बॉल ही बची हैं आपके पास।
व्हाइट कितनी बची हुई है, व्हाइट एक चूज कर चुके हो तो व्हाइट आपके पास 4 बची हुई है, ठीक है, 4/6। और ऐसे ही आप निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी। सी ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, मतलब आप 3 बॉल चूज कर चुके हो, एक इवेंट के अंदर, एक बी के अंदर, एक सी के अंदर। अब डी के अंदर चौथी बॉल चूज कर रहे हो, 3 कर चुके हो, टोटल 8 थी तो 5 ही बची हैं। और कैसी बॉल करनी है आपने, चौथी रेड करनी है। रेड आपके पास टोटल 3 थी और बी इवेंट के अंदर एक रेड आप ऑलरेडी चूज कर चुके हो तो 2 ही बची, 2/5। इन चारों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दो, इन चारों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम करते होते हैं क्वेश्चन, बट इतना सब आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सारा मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। ये सब आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड रेड balls appear alternatively, appear alternatively, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड रेड बॉल्स अपीयर अल्टरनेटिवली। ओके, ठीक है, क्लियर है। ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड रेड बॉल्स अपीयर अल्टरनेटिव, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट देन रेड देन व्हाइट फिर रेड। तो इसको कैसे लिखोगे, फर्स्ट बॉल व्हाइट थी, टोटल कितनी थी व्हाइट 5 और टोटल बॉल्स 8, 5/8। सेकंड रेड, अब 7 बच गई टोटल, एक ऑलरेडी निकाल चुके हो। रेड कितनी थी 3, फिर व्हाइट, अब आपके पास 6 बच गई क्योंकि 2 बॉल ऑलरेडी निकाल चुके हो, एक व्हाइट निकाल चुके हो, टोटल 5 व्हाइट थी, अब 4 बच गई। इनटू रेड, अब 3 बॉल निकाल चुके हो, अब 5 बच गई, ठीक है, और रेड 3 थी, एक यहाँ पे निकाल चुके, 3 में से 2 यहाँ पे बच गई, तो ये आ जाएगा आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, 3 और 2 से ये 6 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1/14 आंसर आ गया डायरेक्ट। फिर सेकंड निकालो, सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में निकालना आपने रेड एंड व्हाइट पोल्स अपीयर अल्टरनेटिवली, ठीक है। क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड व्हाइट बॉल्स अपीयर अल्टरनेटिवली, ठीक है, मीनिंग फर्स्ट आपके पास रेड होनी चाहिए, फिर व्हाइट, फिर रेड, फिर व्हाइट। तो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले रेड, रेड टोटल कितनी थी 3 रेड बॉल थी और टोटल 8 थी, 3/8। फिर व्हाइट, व्हाइट कितनी थी 5 और एक ऑलरेडी आप टोटल में से निकाल चुके तो अब 7 बची टोटल, ठीक है। थर्ड में आपके पास कितनी बची 6 क्योंकि 2 बॉल ऑलरेडी निकाल चुके हो, और थर्ड आपको रेड चाहिए, रेड स्टार्टिंग में 3 थी, फर्स्ट में आप एक रेड निकाल चुके तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, इनटू अब कितनी बच गई 5 बॉल बच गई, ठीक है। और व्हाइट है, व्हाइट टोटल 5 थी, एक ऑलरेडी निकाल चुके तो 4 बच गई, 4 2 जा 8, 8 से 8 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो ये भी 1/14 ही आ गई, ये भी आपके पास 1/14 ही आ गई। तो इस वे से डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, ओके, और अलग अलग करना चाहो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था वैसे भी कर सकते हो, वो टोटली आपकी चॉइस है। दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, वो टोटली आप पे डिपेंड करते हैं, क्लियर है, ठीक है। इस वे से इस क्वेश्चन को करना है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टोटली डिफरेंट टाइप है, और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इसी वे से सोचना स्टार्ट कर दो क्योंकि आगे क्वेश्चन में ये चीजें यूज होंगी, ठीक है। अभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर ले, लेंथी भी कर सकते हैं, लेकिन इसी वे से सोचोगे तो आपको एडवांटेज होगा क्योंकि आगे क्वेश्चंस में जाके ये चीजें आपको यूज होने वाली है, क्लियर है ये, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं ये आपके पास इस एक्सरसाइज के अंदर। एक और कर लेते हैं, चलो, बाकी फिर टाइम हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर लेट हो जाएगा, तो ट्राई करना आप, ठीक है। आज हम कम ही कर पाए हैं, ज़्यादा नहीं कर पाए। ये अप टू एग्जाम्पल नंबर 10 आप ट्राई करना,
ठीक है, आगे कल करेंगे। फिर एक्सरसाइज आराम से करेंगे, इसकी ये लेंथी एक्सरसाइज है, सबसे लेंथी एक्सरसाइज यही है। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म होते ही हमारा चैप्टर खत्म होता दिखेगा हमें, फिर ज़्यादा नहीं बचता। फिर आपके पास दो एक्सरसाइज रह जाती हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम की। छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, वो आराम से हो जाएंगी। बेस थ्योरम थोड़ी सी लेंथी है, बाकी इजीली हो जाएंगे। ठीक है, और बेस थ्योरम का प्रूफ या फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन श्योरली आता है एग्जाम में, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम। ओके, तो आज के लिए इतना ही एनफ है। आगे फिर कल करेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे कल लेक्चर। आप 10th एग्जाम्पल तक कर सकते हो, 10th एग्जाम्पल और स्टार्टिंग के 6-7 क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, वहां तक करना। आगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके।